तो वहीं नेपाल में बाढ़ से खौफनाक तस्वीरें सामने आई। त्रिशूली और भोटेकोशी नदी के अंदर अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए भी नजर आए। सड़कें और बाजार पानी में डूब गए, गाड़ियां मलबे में दब गई और कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य जो है वो जारी है। इससे जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। ये पानी नहीं, मौत की वो लहरें हैं जो पहाड़ों को चीरती हुई बस्तियों पर टूट पड़ी। आसमान से जैसे तबाही बरसी, पलक झपकते ही सड़कें दरिया बनी और देखते ही देखते घर, गाड़ियां और बाजार सैलाब में समा गए। कुदरत के इस जलजले में इंसान बेबस नजर आया। पहाड़ खिसके, पुल टूटे और पानी की एक लहर अपने साथ कई जिंदगी बहा ले गई। सबसे पहला और सबसे भीषण बार हुआ नेपाल तिब्बत सीमा से सटे रसुआ में। भोटेकोशी का सैलाब रसुआगढ़ी, टिमुरे और स्याफरुबेसी तक तबाही छोड़ गया। रसुआ में टिमुरे और स्याफरुबेसी में भारी तबाही मची। नुवाकोट के गांव और बाजार जलमग्न हो गए। कुदरत का रौद्र रूप ऐसा कि धांधिक में मालेकू पुल और बैरेनी बाजार प्रभावित हुए। चितवन में नदी किनारे के इलाके में असर दिखा। त्रिशूली बेल्ट की सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए। भोटेकोशी का पानी आगे त्रिशूली नदी में पहुंचा और फिर तबाही का दायरा लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन इस जल प्रलय की सबसे दर्दनाक तस्वीर अब सामने आ रही मौत और लापता लोगों के आंकड़ों में छिपी है। मौत 162 से ज्यादा, लापता 750 से ज्यादा, भारतीय लापता 165 से ज्यादा, विदेशी नागरिक लापता 392 से ज्यादा, तिब्बत में लापता 262 से ज्यादा। सबसे बड़ी चिंता उन लोगों को लेकर है जो कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा पर निकले थे और सैलाब के बाद संपर्क से बाहर है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक लापता विदेशी नागरिकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। कई यात्री रसुआगढ़ी के रास्ते तिब्बत जाने की तैयारी में थे, तभी भोटेकोशी का जलजला आ गया। प्रकृति के इस प्रचंड प्रहार ने सिर्फ जिंदगियां ही नहीं छीनी, नेपाल के बुनियादी ढांचे को भी गहरी चोट दी है। नेपाल में आई तबाही से अब तक 20 से ज्यादा पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो वहीं 40 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें प्रभावित हुई। इस महाप्रलय से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा, तो संचार नेटवर्क कई इलाकों में बाधित हुआ। वहीं सैकड़ों वाहन और इमारतें मलबे में तब्दील हो चुके हैं। टूटे रास्तों और बंद संचार के बीच सबसे बड़ी चुनौती है मलबे के नीचे और सैलाब के पार जिंदगी तलाशना। विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ से बर्फ और चट्टानों के बड़े हिस्से के नदी में गिरने से अचानक पानी और मलबे का प्रचंड बहाव पैदा हुआ हो सकता है। अब नेपाली सेना, पुलिस और राहत की टीमें हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन मुश्किल, पहाड़, मलबा और टूटी कनेक्टिविटी राहत की राह रोक रही है। नेपाल में कुदरत का रौद्र रूप थम गया है, लेकिन त्राहिमाम अब भी जारी है, क्योंकि मलबे के बीच जिंदगी की तलाश अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। आप देखेंगे कि कैसे तिब्बत में पहले जानकारी मिल रही है कि भूकंप आया और फिर उसके बाद जो है बाढ़ की स्थिति जो है वो बन गई। ये ऐसा जो नेपाल का विदेश मंत्रालय वो बता रहा है। और उसके बाद आप ये तस्वीरें देखेंगे कैसे खौफनाक मंजर देखने को मिला। इधर उधर लोग भागते हुए नजर आए और इसके साथ साथ सैलाब के अंदर कई पुल, आपको बता दें, हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है, प्रोजेक्ट्स जो है वो सब तबाह हो गए हैं। और इसके साथ साथ बाढ़ के कहर की अगर हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने तक में भी दिक्कतें जो है वो आ रही हैं। और ये 8 तस्वीरें तबाही की हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ नेपाल में सैलाब ने भारी तबाही तो मचाई है, लेकिन क्या तिब्बत में आए भूकंप से इसका कनेक्शन है? पूरी डिटेल आपको एक रिपोर्ट में देते हैं।
ने नेपाल को रौंद दिया। कुदरत जब रंग बदलती है तो किसी पर रहम नहीं करती। ये तस्वीर उसी अंजाम की गवाही दे रही है। सैलाब के प्रचंड वेग के तिनके की तरह बह गई इंसान की बनाई दुनिया। नेपाल में आई सैलाब में अब तक 160 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। कल आए सैलाब के प्रचंड वेग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। तस्वीरें उस खौफनाक मंजर की तस्दीक करने के लिए काफी है, जहां एक तरफ पहाड़ से आए फ्लैश फ्लड में जान बचाने की जद्दोजहद चल रही है, तो दूसरी तरफ सैलाब ने पूरी सड़क को दलदल में तब्दील कर दिया है। वहीं तीसरी तस्वीर में एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि तिब्बत की तरफ से आए सैलाब ने नेपाल में तबाही मचाई। सवाल ये कि क्या तिब्बत में हुए लैंडस्लाइड के चलते नेपाल को सैलाब की मार को झेलना पड़ा? ये उस इमिग्रेशन ऑफिस की बिल्डिंग है जहां नेपाल और चीन के बीच नागरिकों के वीजा को लेकर प्रोसेसिंग का काम चलता है। सैलाब ने 5 मंजिला बिल्डिंग को पल भर में अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि सैलाब किस दिशा से आया था। सैटेलाइट तस्वीरों ने दावा किया है कि नेपाल चीन के रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में लैंडस्लाइड हुआ था। चट्टान खिसकने से लहंडे नगी में ग्लेशियर से जुड़ी बाढ़ आई। चीन के कब्जे वाले तिब्बत में आए सैलाब के बाद भोटोकोशी नदी में सैलाब आया, जिसने नेपाल के तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। तिब्बत में भी 3 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। नेपाल में फिलहाल हर तरफ तबाही के निशान हैं। मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश जारी है। भारत ने भी मदद जरूर भेजी है और इस त्रासदी का दर्द झेल रहे लोग अपनों के जिंदा बचने की आस में भटक रहे हैं। सैलाब तो शांत हो गया है, लेकिन नेपाल को एक बार फिर से कई बरसों पुराने दौर में धकेल गया है, जिससे उभर पाना अभी के लिए उतना भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के बीच जब चीन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नेपाली सूत्रों का दावा है कि तिब्बत में आई बाढ़ की जानकारी नेपाल को समय रहते नहीं दी गई थी, तो क्या समय पर चेतावनी मिलती तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। आइए मैप के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं कि चीन में यानी तिब्बत में कब आई बाढ़ और फिर वहां पर इनपुट जो है वो क्यों जारी नहीं किया गया। पूरी जानकारी आपको मैप के जरिए देते हैं। सबसे पहले आप ये केरुंग क्षेत्र देखेंगे, ये तिब्बत में पड़ता है। यहां पर आपको बता दें कि सुबह 8:15 पर जो है वो बाढ़ आती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि पूरा फ्लो जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं पूरी नदी का। फिर उसके बाद 45 मिनट तक कोई इनपुट जो है वो पड़ोसी देश नेपाल के साथ चाइना ने शेयर नहीं किया। और इन 45 मिनट यानी कि इस 45 मिनट में ही हमने देखा कि नेपाल में इतनी तबाही हो गई कि जैसे आप देखेंगे 9 बजे जो है नेपाल के अलग अलग, अगर रसुआ की बात करें वहां से शुरुआत होती है और फिर पूरी अगर हम जानकारी आपको दे तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर ऐसी तबाही हुई, ऐसी बाढ़ आई कि सब कुछ इसने तबाह कर दिया। यहां पर अगर हम पूरे क्षेत्र की बात करें, जो आप ये पूरी आप देख रहे हैं लाइन, जो हम आपको पूरा डिस्टेंस बता रहे हैं, लगभग 25 से 30 किलोमीटर का क्षेत्र है और कोई इनपुट चाइना ने इन 45 मिनट में शेयर नहीं किया था नेपाल के साथ। अब एक बार आपको एक और मैप दिखाते हैं। ये देखिए, आपको ये पूरा क्षेत्र नजर आ रहा होगा, जिसमें आपको भारत नजर आएगा, इसमें आपको चाइना नजर आएगा और ये जो पूरा एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नेपाल है जहां पर ये बाढ़ आई। यानी कि चीन से जैसे यहां पर 45 मिनट के बीच में बाढ़ आती है, कोई इंफॉर्मेशन जो है वो चाइना ने शेयर नहीं की थी और इसी वजह से इतनी तबाही जो है वो देखने को मिली। यानी कि जैसे ही 9 बजे बाढ़ वहां पर आती है और उसके बाद अलर्ट जो है वो जारी किया जाता है। अब इससे जुड़ी आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। नेपाल के उत्तरी इलाके में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 162 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आशंका है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आइसकेका छौँ, तरै पनि केही पनि कुनै पनि मान्छे पनि हुनुहुन्न। 45 मिनट में 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 45
लेकिन इस त्रासदी के बीच सबसे बड़ा सवाल चीन को लेकर है। बाढ़ का शुरुआती इलाका चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत के केरुंग क्षेत्र को बताया जा रहा है, जो नेपाल के रसुआ से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर है। Oh my God! नेपाली सूत्रों का दावा है कि केरुंग में बाढ़ की जानकारी नेपाल को करीब 45 मिनट की देरी से मिली। तो वहीं चीनी मीडिया के मुताबिक वहां स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10:30 पर बाढ़ आ चुकी थी। नेपाल के बाढ़ प्रभावित रसुआ से यह करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा नेपाल और चीन के बीच समय में 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है। समय के अंतर को देखें तो नेपाल के समय के मुताबिक यह करीब सुबह 8:15 का वक्त था, जबकि नेपाल को इसकी जानकारी करीब 9 बजे मिली। चीन ने आधिकारिक तौर पर नेपाल को इस बाढ़ पर कोई सूचना नहीं दी। यानी सवाल सीधा है, अगर चीन के पास पहले से बाढ़ की जानकारी थी तो नेपाल को तत्काल अलर्ट क्यों नहीं किया गया? इतनी बड़ी आपदा की पहले चेतावनी नहीं मिलने से नेपाल के सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नेपाल में इसे चीन की पहली चूक नहीं माना जा रहा है। पिछले साल भी इसी इलाके में अचानक आई बाढ़ के दौरान नेपाल को समय पर चेतावनी नहीं मिलने के सवाल उठे थे। उस बाढ़ को बाद में तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से जोड़कर देखा गया था। हालांकि इस बार बाढ़ की सटीक वजह की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन शुरुआती बिंदु केरुंग क्षेत्र बताए जाने से चीन की जिम्मेदारी और पारदर्शिता पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। अब नेपाल में सवाल उठ रहा है, क्या चीन ने समय रहते चेतावनी दी होती तो इस त्रासदी का असर कम किया जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये समझना जरूरी है कि चीन पर नेपाल के साथ चालबाजी के आरोप क्या लग रहे हैं। चलिए अब आपको पूरी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। आरोप नंबर 1 कि चाइना ने नेपाल को बड़ा धोखा दिया है, और दूसरा आरोप तो यह है कि चीन ने बाढ़ की सूचना जो है वो दी ही नहीं, और सबसे बड़ा आरोप ये कि जानकारी मिलती तो अलर्ट जो है वो पहले ही जारी कर देता नेपाल, लेकिन चाइना ने कोई इनपुट बाढ़ का शेयर नहीं किया। नेपाल को कम नुकसान उठाना पड़ता। कैसे? वो पहले ही अपने नागरिकों को अलर्ट कर देते कि जो भी नदियों के आसपास लोग रहते हैं वो थोड़ा दूर हो जाए, लेकिन चाइना ने कोई इनपुट ही शेयर नहीं किया, और जैसे ही बाढ़ आई उसके बाद नेपाल को वहां पर अलर्ट जारी करना पड़ा। हजारों लोगों की जानें बचाई जा सकती थी अगर चाइना समय रहते कोई इनपुट शेयर कर देता, लेकिन 45 मिनट तक कोई भी इंफॉर्मेशन चाइना ने नेपाल को नहीं दी। लेकिन नेपाल तिब्बत सीमा के पास एक चौंकाने वाली वीडियो भी सामने आई। गांव में तेजी से आई बाढ़ में लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। आप ये तस्वीरें देखिए, कैसे लोग वहां पर भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई कि वहां से सैलाब आ रहा है, लोग आप देखिए किस तेजी से वहां पर भाग रहे हैं, और जान बचाना मुश्किल सा हो गया क्योंकि इतनी तेजी से ये सैलाब आ रहा था जिसने पूरे नेपाल को, या कहें कि कई सारे जिलों को अपनी जद में ले लिया और सब कुछ तबाह कर दिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं।